हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी चालू है। डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ होगा, जो भी पढ़ाया जाता है, वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है, बताइए। चलिए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील विद्रोह को, अच्छा, भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह को, या सन्यासी विद्रोह को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ठीक है, डी वाला। ठीक है, सन्यासी विद्रोह को क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका दूसरा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? बताइए। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्लियर है? निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर के, एनी बेसेंट के, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस के, या स्वामी विवेकानंद के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद। ठीक है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, है तीसरा नंबर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1957 में। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। देखिए, क्या देगा, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? ठीक है, बताइए, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, राजस्थान में लागू की गई थी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, और अक्टूबर 1959 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर, सभी को याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान राज्य में लागू की गई थी, और अक्टूबर 1959 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, है पांचवा नंबर। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है? रबड़ उत्पादक राज्य सर्वप्रथम मतलब सर्वप्रमुख कौन सा है भारत का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य जो है सर्वप्रमुख क्या है, रबड़ उत्पादक राज्य है हमारा। चलिए, अगला प्रश्न है छठा नंबर। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश? बताइए, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सातवां नंबर। की क्या देगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम राज्य। ठीक है, क्लियर है। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो आपका असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर है 9। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा? बताइए, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है आपका अखबारी कागज यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, नेपा नगर में सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? तो अखबारी कागज बनते हैं, जिस पर अखबार छपता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 10वां नंबर। नौ नालंदा
बिहार किसके लिए विख्यात होते हैं? नौ नालंदा महाविहार जो है किसके लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है आपका वीरेंद्र सांगा स्मारक के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। नौ नालंदा महाविहार जो है आपका वीरेंद्र सांगा स्मारक के लिए विख्यात है। चलिए 11 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। इत्मा उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? बताइए, इत्मा उद दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने, शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। इत्मा उद दौला का जो मकबरा है आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर है, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? अंकोर वाट जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर दीजिएगा। अंकोर वाट, ठीक है। तो अंकोर वाट की अगर बात करेंगे तो हमारा जो है कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है राइट आंसर होगा। अंकोर वाट जो आपका कंबोडिया में स्थित है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए, 13 नंबर प्रश्न पे पूछा है आपका, बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका राइट आंसर ए बी लेवन हॉक ने। नंबर ए जो दिया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? एवी लियोन हॉक ने जो है सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने 14 नंबर है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालाना, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष? बताइए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विमल जालन, ठीक है। विमल जालन जो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने 15 नंबर। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, हैजा है, जुकाम है, टिटनेस है? वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? जुकाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। पूछा आपका, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस नदी को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए, गंगा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, सॉरी सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है कहाँ पे? बताइए, उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, या शरीर के बाईं ओर? तो दौड़ के समय धावक का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है कहाँ होता है? तो उसके पैरों के आगे होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दौड़ के समय धावक का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है उसके पैरों के आगे होता है। 18 नंबर है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू त्रुटिहीन दिखाई देता है? ठीक है, बताइए, सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू आपका त्रुटिहीन दिखाई देता है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है, इसका कारण है कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सूखे बालू पर जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके वजह से वो चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीले बालू पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। और 19 नंबर है, गैलेना एक खनिज है, आयरन का है, गोल्ड का है, लेड का है, या कैल्शियम का है? किसका बताइए? गैलेना जो है एक खनिज है, किसका? तो गैलेना एक खनिज हो जाएगा आपका यहाँ पे लेड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने है 20 नंबर। मैग्नेलियम, मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, किसकी? बताइए, मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, तो मैग्नेलियम एक मिश्र धातु हो जाएगी आपकी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को? मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 21 नंबर है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? बताइए, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक का। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है सही उत्तर होगा। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाएगा। 22 नंबर, अमीबा का चलन अंग क्या है? बताइए, पादाब होता है, पार्श्वपाद होता है, कसाब होता है, या पक्षाम होता है? तो अमीबा का चलन अंग आपका जो है पादाब होता है, पादाब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने है 23 में, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? बताइए,
भारत में कार्यरत जो कुल डाकघर है, इसका कितना प्रतिशत जो भाग है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 65, 75, 89 या 94%? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 89%, 89%। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 24 नंबर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ईद उल मिलादुद्दीन नबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपका ईद उल मिलादुल नबी जो त्योहार है मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका सामने 25 नंबर। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध आपका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर? बताइए। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? तो वह स्तूप आपका जो है सांची स्तूप है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 26। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या आपकी 18 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा 18 पुराणे। अगला प्रश्न है 27। मानव सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 22 या 48? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 46। 23 23 के गुट में जो है पाए जाते हैं। तो सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 28वां। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? बताइए। रक्तदाब यानी कि बीपी मापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को। एक मिनट। स्फिगवो मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, पीपी मापने की मशीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है हमारा सी वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 29, 29 नंबर। पद यानी कि आरएस कारक का अर्थ क्या होता है? पद आरएस कारक का अर्थ क्या होता है? तो आरएस कारक का अर्थ होता है आपका रिसस कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा रिसस कारक। 30 नंबर है, उत्तर देंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 है 31। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए। तो ये आपका पारित किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक जो है वर्ष 1985 में पारित किया गया था। 32, 32 नंबर है। निम्नांकित में से कौन सी गैस जो वायुमंडल का भाग नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल का भाग नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका वायुमंडल का भाग हो जाएंगे। 33, 23 नंबर। सेबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने हैं देखिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सामने 34, 34। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व? बताइए। पोंगल जो है किस राज्य का चर्चित पर्व? तमिलनाडु का है, केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है? तो पोंगल की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, वही जो 24 जनवरी या 25, सॉरी 14 या 15 जनवरी को जो मनाया जाता है मकर संक्रांति, उसी के
जो है तमिलनाडु में पोंगल त्योहार बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों 35 नंबर, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, कृष्ण को? तो बद्रीनाथ धाम जो है आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। 36 छठे, माउंट अबू में दिलवाड़ा मंदिर है किसका, बताइए। माउंट अबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख मंदिर है या हिंदू मंदिर है? तो माउंट अबू में जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है आपका एक जैन मंदिर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। 37 नंबर, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ है, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवी पाटन? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे कौशाम्बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहाँ पे कौशाम्बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे आपके सामने। 38 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित है, बताइए। कौन जो है भारतीय दर्शन की अपेक्षा जो है पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो यह कौन थे? तो यह थे आपके साथी राजा राममोहन राय, ठीक है। यह जो है भारतीय दर्शन की अपेक्षा जो है पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। 39 है। 39 नंबर थे, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में भारत में विश्व का जो है पहला स्थान आता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। पहला नहीं दूसरा स्थान आता है, ठीक है। इसको सही कर लेंगे। क्लियर? और इसमें राज्य की बात करेंगे तो राज्य जो है आपका असम राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 40 नंबर, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन के मामले में अगर देखेंगे तो भारत में विश्व का 5वां स्थान आता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। एक मिनट। पहला दूसरा पांचवा छठा ना, तो शायद दूसरा आता है। इसको सही करेंगे। दूसरा दिया नहीं है ना, इसको सही कर लेंगे, दूसरा स्थान आता है, ठीक है। पहले नंबर पे चीन आता है, ठीक है। पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे हमारा जो है भारत आता है, ठीक। आलू के उत्पादन में। अगला प्रश्न आपके सामने है 41 नंबर, उत्तर प्रदेश का विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल जो है कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो सकती है 18 सदस्यों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 42 नंबर, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की, बताइए। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 43 43 नंबर, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने फेडरल आयोग जो है कब नियुक्त किया, बताइए। शिक्षा के सुधार में हेतु शिक्षा में सुधार हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने फेडरल आयोग जो है कब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1917 में, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग जो है वर्ष 1917 में नियुक्त किया था। अगले प्रश्न को देखेंगे आपके सामने क्या है। 44, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन की बात करें तो सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, गलत है। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष जो है 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। नीचे वाला कथन जो दिया गया है नवोदय विद्यालय के संदर्भ में आपका राइट होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 45वां, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी, मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपका यहाँ पे लैंड स्टीनर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने है 46, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। कौन सा जानवर जो है सारनाथ स्तंभ पर जो है उत्कीर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिरण, ठीक है। हिरण जो है आपका सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। ककोदे वाला सांड वहां पे है, हाथी है और घोड़ा है, ठीक है। चलिए ये सभी जो है वहाँ पे उत्कीर्ण है, लेकिन हिरण जो है यहाँ पे उत्कीर्ण नहीं है। 47, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसने किसके सम्मान में की गई, बताइए। हर्ष द्वारा आयोजित जो कन्नौज सभा है किसके सम्मान में की गई थी। तो यह की गई थी साथियों वेन सागा के सम्मान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 48, अगला मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कौन सी। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु, पहली धातु कौन सी थी मानव द्वारा प्रयुक्त की गई। तो एल्युमिनियम थी, कॉपर थी, आयरन थी या सिल्वर थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर तो नहीं थी, ये भी देख लेते हैं। मानव द्वारा कॉपर यानी कि तांबा थी, ठीक है, यही थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 49वां, सातवाहन सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु को बनवाते थे। सतवाहन अपने सिक्के जो है मुख्यतः किस धातु को बनवाते थे। तो ये बनाते हैं साथियों आपके लेड के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सतवाहन जो है अपने सिक्के मुख्यतः जो है लेड धातु को बनाते थे। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा, बताइए सबसे ऊंचा मेघ कौन सा। तो सबसे ऊंचा मेघ की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पक्षाव मेघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर होगा, सबसे ऊंचा मेघ आपका पक्षाव मेघ है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे को जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।